हाय, दिस इज़ पवन एंड वेलकम टू द इनलाइटमेंट एकेडमी। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है। उस रिवीजन सीरीज में हम जो पहली बुक लेने वाले हैं वो है हमारी बिजनेस स्टैटिक्स में। और जो कि आप जहाँ पर भी जिस यूनिवर्सिटी को भी बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि ये सेकेंड ईयर की है, फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट सेम की है, सेकेंड सेम की है, थर्ड सेम की है या फोर्थ सेम की है। अपने हिसाब से आपको इसको देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता क्या है? कभी सोचा है स्टैटिक्स के बारे में? अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करते तो उस हॉस्पिटल में जब से हॉस्पिटल खुला है, कितने मरीज मरे, कितने वहाँ पर बच्चे पैदा हुए हैं, कितनी दवाइयाँ बेची गई हैं, कितनी दवाइयाँ खरीदी गई हैं, इन सब के लिए हमें एक डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और उस डेटा कलेक्शन को ही हम स्टैटिक्स बोलते हैं। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि स्टैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। स्टैटिक्स क्या होती है? मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, स्टैटिक्स कहलाती है। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझना कि मैथ की वो ब्रांच जिसमें डेटा को कलेक्ट करा जाता है, उनका क्लासिफिकेशन करा जाता है, उनका प्रेजेंटेशन करा जाता है, स्टैटिक्स कहलाती है। अब बात आती है इसके ओरिजिन या डेवलपमेंट की। तो ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उसके लिए आता है कि लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मनी वर्ड स्टैटिस्टिक हो या इटालियन स्टैटिस्टा हो, इन तीनों का एक कॉमन ही पॉइंट निकल करके आता है जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक राज्य। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक्स का राजनीति से बहुत ही गहरा नाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले जो डिफाइन करा था वो करा था गॉटफ्राइड ऑगेनवॉल ने, लेकिन हम फादर ऑफ स्टैटिक्स बोलते हैं रोनाल्ड ए फिशर को। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन निकल करके आता है कि इसको सबसे पहले स्टैटिक्स को सबसे पहले जो डिफाइन करा था वो करा था गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल ने, लेकिन हम फादर ऑफ स्टैटिक्स बोलते हैं रोनाल्ड ए फिशर को, जिसका यूज़ करा जाता है पॉपुलेशन, किसी भी राज्य की पॉपुलेशन जानने में, किसी देश की पॉपुलेशन जानने में, ज़मीन के बारे में पता करने में, और आज के समय में तो अलग अलग फील्ड में इसका इस्तेमाल होने लगा है। ठीक, आगे चलते हैं हम इसमें कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। ये क्या होता है? स्टैटिक इज द साइंस विच रिलेटेड टू द नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स इज द साइंस विच रिलेटेड टू द नंबर्स। ठीक है, यानी कि स्टैटिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि नंबर को रिलेट करती है। ठीक है, जो कि नंबर से रिलेट करती है। इसका यूज होता है प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म की हम बात करते हैं अगर इसकी, तो न्यूमेरिकल डाटा जो प्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप को। ठीक है, प्लूरल फॉर्म क्या होती है स्टैटिक्स की? कि वो न्यूमेरिकल डाटा जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप को, क्या कहलाता है? वो प्लूरल फॉर्म कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल इनकम, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय। पॉपुलेशन, किसी भी देश की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कैसी है। प्राइस, कमोडिटीज़ की, यानी कि जो भी हम वहाँ पर सामान का आयात या निर्यात करते हैं उसकी प्राइस यानी कि मूल्य क्या करा जा रहा है। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि वो हमेशा एक ग्रुप को लेता है, यानी कि एग्रीगेट को लेता है। मान के चलिए कि अगर किसी स्कूल के किसी क्लास के किसी बच्चे के मार्क्स 100 में से 80 मार्क्स आते हैं तो वो स्टैटिक्स नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर उसी क्लास के 10 बच्चों के हम मार्क्स ले आउट ऑफ 100 तो वो जो ग्रुप कहलाएगा वो बोला जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो नंबर्स लिए गए हैं वो कहलाता है डेटा, जिसको हम स्टैटिक्स में काउंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए बोला जाता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, कि ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एक सिंगुलर नंबर को। सेकंड पॉइंट आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नॉट क्वालिटी, यानी कि वो नंबर्स को एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी को नहीं। कि किसी स्कूल के किसी क्लास में कितने बच्चे हैं ये डिफाइन करेगा, ना कि ये कि वो कौन सा बच्चा कितना लंबा है, कितना छोटा है। उसकी क्वालिटी, वो सुंदर है, कुरूप है, स्मार्ट है, स्मॉल है, टॉल है, यानी कि जो भी चीज़ क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता स्टैटिक्स। थर्ड पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी कॉजेज, विच मीन्स कि एक इंसान की जो इनकम होती है यानी कि आय होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि उसकी एजुकेशन कितनी है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो कहाँ पर काम करता है, किस पोजीशन पर काम करता है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसकी इनकम पर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर।
फॉर ट्रस्ट, यानी कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो इस सिस्टमेटिक मैनर से करा जाता है ताकि उस पर ट्रस्ट करा जा सके, यानी कि विश्वास करा जा सके। अगर हम उस पर ट्रस्ट या विश्वास ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा ऐसा डेटा कलेक्ट करने का। वहीं पर अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो फिर डेटा कलेक्शन टू रिजल्ट, यानी कि हम इसमें डेटा को कलेक्ट करके उसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं। जैसे कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताओं की बात करी जाए तो वो आती है कलेक्शन करना डेटा का, उसका क्लासिफिकेशन करना, फिर उसका प्रेजेंटेशन करना, उसका एनालिसिस करना यानी कि विश्लेषण करना, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट या सॉल्यूशन निकाल देना। ये किस में आता है, कैरेक्टरिस्टिक में। किसके, सिंगुलर फॉर्म के। दोबारा देखते हैं, डेटा कलेक्ट से लेकर के उसके रिजल्ट तक, जबकि प्लूरल फॉर्म में उसके रिजल्ट की हम बात नहीं करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हम उसके रिजल्ट की बात करते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेटा को का कलेक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, देन उसका सॉल्यूशन या रिजल्ट का आ जाना। ठीक है, अब इसमें एक कदम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में और आगे बढ़ के आते हैं नेचर ऑफ स्टैटिक्स में, यानी कि नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक की स्टैटिक्स को हम किस किस रूप से देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैटिक्स एज अ साइंस और स्टैटिक्स एज अ आर्ट। स्टैटिक्स एज अ साइंस क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें साइंस की तरह ही सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और इसके प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। साइंस होता है जिस भी, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं तो वो साइंस कहलाता है, जिसको अगर हिंदी में परिभाषित करा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि किसी भी ज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम उसका क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं विज्ञान कहलाता है। ज़्यादा हिंदी हो गई ना थोड़ी सी, चलिए वापस इंग्लिश पर ही आते हैं कि स्टैटिक्स एज अ साइंस क्यों होता है, क्योंकि हम उसमें सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं लाइक अ साइंस, एंड हम उसमें इसकी प्रिडिक्शन करते हैं जैसे कि हम साइंस में करते हैं, इसलिए स्टैटिक्स हम एज अ साइंस ट्रीट करते हैं। उसके बाद बात आती है स्टैटिक्स एज अ आर्ट। वी लर्न, हम उसमें सीखते हैं कि क्या चीज़ करनी है, कैसे डेटा कलेक्ट करना, कैसे उसकी स्टडी करना, क्योंकि इस डेटा कलेक्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाउ टू यूज़, किसका, डेटा का हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम पहचानते हैं, कलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उस स्टैटिक्स या कि उस डेटा को देख करके हमें जिस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम सीखते हैं लाइक अ आर्ट। जैसे आर्ट होता है कि आर्ट में एक चीज़ों को सीखना, इसी तरह से इसमें हम डेटा एनालिसिस को भी सीखते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आता है फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स यानी कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स ये करता है मीन्स इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। जैसे पीछे बताया गया था कि एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म में करता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, या हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, एक न्यूमेरिकल फॉर्म को। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हमेशा करा जाता है छोटे से छोटे रूप में। स्टैटिक्स का ये काम होता है कि वो किसी भी डेटा को कलेक्ट करके उसको बहुत ही छोटे रूप में रिप्रेजेंट करता है ताकि उसे देखने वाला और समझने वाला इजी वे में उसे समझ जाए। नेक्स्ट आता है टेक्निक फॉर मेकिंग कंपैरिजन। वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें आप किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करो। फॉर एन एग्जांपल भाई कि सैमसंग अपने बहुत सारे फ़ोन को एक साथ लॉन्च करता है। आपने देखा होगा हर दूसरे महीने में सैमसंग अपने किसी ना किसी फ़ोन को लॉन्च कर देता है, और कमाल के बाद उसके पीछे का साइंस ये कहता है कि सैमसंग के जिस वेरिएंट की पब्लिक डिमांड ज़्यादा होती है वो उसी को अपडेट करता है, और जिसकी डिमांड कम होती है वो उसको ख़त्म कर देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन, वो ये पता करता है स्टैटिस्टिक्स की मदद से कि किस जगह पर कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बिक रहा है। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। जिस तरह ये ठीक इसी तरह से होता है कि स्टैटिक्स उसमें कैसे काम करती है। एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं हम, एक वेदर को लेकर के। जो भी वेदर को टेलीकास्ट करता है वो हमेशा सिर्फ एक स्टैटिक्स के थ्रू ही बताता है कि अगले 3 से 4 दिनों में अगला मौसम कैसे होने वाला है, कि बारिश होने वाली है या सूखा पड़ने वाला है या बहुत तेज धूप होने वाली है, बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली है। ये हमारा डिपेंड करता है फोरकास्टिंग पर। ये पीछे के डेटा को कलेक्ट करके ही करा जाता है। आगे इसी में आता है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, ध्यान रखना यहां पर हम बात करेंगे इसमें इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि अकेला, विच मीन्स कि इसे देखने वाला
की जानकारी बढ़ती है और उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो डेटा एनालिसिस कर सके। इसीलिए आज और आने वाले टाइम में डेटा एनालिसिस की स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, पता चल जाएगा, वरना गूगल पे सर्च कर लेना, वरना हम ही बता देंगे कुछ टाइम के बाद आपको। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। डेटा कलेक्ट करने के बाद जो भी कंपनीज होती है वो ये पॉलिसीज बनाती है कि आने वाली पॉलिसीज हमें किस तरह से रखनी है और किस तरह से नहीं रखनी है, कंपनी को कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, कंपनी को कहाँ कहाँ घाटा हो रहा है, इवन गवर्नमेंट को, या हम अपने एक जनरल वे की भी बात करते हैं। जैसे अगर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान के चलिए क्रिकेट मैच की बात करते हैं कि एक मैच चल रहा है जिसमें बुमराह ने पिछले 8 ओवर में मात्र 4 के रन रेट से रन दिए हैं, जबकि वहीं पर एक ईशांत शर्मा ने 6 के रन रेट से रन दिए हैं। तो सोचने वाली बात है कि अगर अब कप्तान विराट कोहली को यह तय करना पड़े कि मैं अगला ओवर किसको दूं, तो ये तो अब आप भी बता सकते हैं कि किसको दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है आप बुमराह के साथ जाओगे क्योंकि उसका रन रेट कम है। तो यहाँ पर विराट कोहली ने एक पॉलिसी बना ली। ठीक इसी तरह से कंपनी भी अपनी पॉलिसीज बना करके चलती हैं पीछे के डेटा को देख करके। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। इसमें आता है इंपोर्टेंस टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के लिए या ये डेटा कैसे काम करता है। इसके एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझा सकते हैं, मान के चलिए कि किसी भी स्टेट में एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज को बनाने में 3 साल लगते हैं, तो उसके हिसाब से अगर उसके पास ये डेटा होगा कि इतने वर्कर लगे थे, उस वर्कर, मान के चलो एक ब्रिज लगाने में सपोज हमारे लगे 1000 वर्कर और 1000 वर्कर ने 8 घंटे काम करा, तो वो ब्रिज 3 साल में बन पाया। अगर अब वैसा ही ब्रिज उनको कहीं और बनाना हो तो जाहिर सी बात है उनको अगर टाइम कम करना होगा तो उनको नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को वो कम करते हैं तो उनका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये इंपोर्टेंस हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट किस तरह से डेटा का यूज करती है। नेक्स्ट आता है इनिशियल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी तरह गवर्नमेंट या कोई भी बेसिक चीज़ें या कंपनीज ये देखती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करनी है, कि हमारी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से होने वाली है, वो डेटा देखा जाता है, और हमारी एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होने, ये भी डेटा कलेक्ट करा जाता है। इसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करते हैं अपनी। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन बिजनेस एंड कॉमर्स। जैसा मैंने अभी आपको मोबाइल फोन वाला एग्जांपल दिया था, वो सीधे यहीं पे बैठता है कि इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। विदाउट स्टैटिक्स या विदाउट डेटा कलेक्शन कोई भी कंपनी ये डिसाइड नहीं कर सकती। बहुत सारे एग्जांपल है, बजाज को ले लो। बजाज को उठाने वाली कंपनी डिस्कवर बाइक इतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी पल्सर चली, तो उन्होंने पल्सर में बहुत ज़्यादा वेरिएंट लाने स्टार्ट कर दिया। आज मार्केट में जितने वेरिएंट आपको पल्सर के मिलेंगे शायद उतने वेरिएंट आपको डिस्कवर के ना मिले। टीवीएस में जितने वेरिएंट आपको अपाचे के मिले शायद उतने वेरिएंट किसी और बाइक के ना मिले। ठीक इसी तरह से काम करती है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स फॉर कॉमन पीपल, यानी कि एक आम जनता के लिए स्टैटिक्स कैसे यूज करता है। ठीक इसी तरह से करता है कि हमारी मंथली अर्निंग कितनी होने वाली है और हमारे मंथली एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होने वाले हैं, और अगर हमें आगे सेविंग्स करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें कट करनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, डेटा कलेक्शन से। इसलिए कहते हैं इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चलते हैं आगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स में। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर जा करके हमारे स्टॉप हो जाता है, यानी कि लिमिट है इसकी, इससे आगे हमारी स्टैटिक्स नहीं जा पाती। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैटिक्स स्टडीज ओनली द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, विच मीन्स ये सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसमें 2 एस्पेक्ट को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी भी तरह की क्वालिटीज़ को। ठीक है, कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी भी तरह की क्वालिटीज़ को। ये इसका एक्सपेक्ट है। दूसरा हमारा आता है स्टैटिक्स स्टडीज विद एग्रीगेट बट नॉट विद इंडिविजुअल। एग्रीगेट मतलब ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट्स का मतलब होता है ग्रुप्स, कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप को करता है, जबकि इंडिविजुअल्स को वो रिप्रेजेंट नहीं करता। ये इसकी कमी है। नेक्स्ट आता है स्टैटिक्स डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी। ये पूरी की पूरी एंटायर स्टोरी को रिवील नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, अभी पीछे कुछ टाइम पे जब पैंडेमिक चल रहा था तो फर्स्ट क्वार्टर में जो इंडिया की जीडीपी थी वो माइनस में चली गई थी, और ये सबको ही एक अंडरस्टूड से बात आती है कि उसके माइनस के पीछे जाना का रीजन क्या था कि जीडीपी, मतलब कि जब कोई प्रोडक्शन हुई ही नहीं तो फिर वो बिकता कहाँ से माल और जीडीपी ग्रो कैसे होती है। यानी कि बस हमें ये दिखा कि जीडीपी माइनस में गई है, वो क्यों गई है ये हमें पता था लेकिन वो चीज़ नहीं बताई गई। तो एक ये होता है कि स्टैटिक्स डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी। नेक्स्ट आता है स्टैटिक्स में मिसलीड टू रॉन्ग कंक्लूजन इन द अब्सेंस ऑफ डिटेल। अगर आपके पास
इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज है तो वो आपको सारी की सारी कहानी नहीं बताएगा या वो आपको मिसलीड कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ के देखिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है किसी एक कंपनी पर, तो आपके पास दो कंपनी है, एक है एक्स और एक है वाई। हम अगर यहाँ पर एक्स और वाई को देखें तो एक्स वाली कंपनी ने पहले मंथ में अर्न करे 1500, दूसरे महीने में उसने कमाए हैं 2000 और तीसरे मंथ में उसने कमाए हैं 2500। एवरेज 6000 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2000 की अर्निंग आती है। जबकि वाई ने पहले मंथ में कमाया है 2500, सेकंड में कमाया 2000 एंड थर्ड में कमाया 1500, जिसको कि अगर हम एवरेज निकालते तो हमारा आता है 2000। हाँ, दोनों की जो एवरेज इनकम है वो 2000 है, लेकिन एक्स वाला ज़्यादा कंसिस्टेंट है वाई वाले से इंक्रीज करने में, क्योंकि पहले महीने में उसने 1500, दूसरे में 2000, तीसरे में 2500, यानी कि हो सकता है चौथे महीने में वो इससे ज़्यादा कमाए। जबकि वाई वाले ने पहले महीने में 2500 कमाए हैं, दूसरे महीने में 2000 और तीसरे महीने में 1500, यानी कि हो सकता है कि चौथे महीने में वो कम हो जाए। तो अगर आपको इनके स्टॉक खरीदने हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर एवरेज को देख करके जाओगे तो आप दोनों में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल इनकी डेटा एनालिसिस करोगे तो फिर आप एक्स वालों को ही चुनोगे। तो इसका मतलब स्टैटिक्स में मिसलीड टू रॉन्ग कंक्लूजन इन द अब्सेंस ऑफ डिटेल्स। तो इसीलिए किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने से पहले हमें उसका कहीं ना कहीं एक बार डेटा एनालिसिस कर लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स। पूरी दुनिया में हर एक चीज के प्रोस और कॉन्स दोनों ही निकल करके आते हैं, ठीक इसी तरह से स्टैटिक्स में बहुत सी एक ऐसा ग्रुप होता है जो स्टैटिक्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है, बहुत से ग्रुप ऐसे होते हैं जो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स आता है। इसमें पहला पॉइंट मींस कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट, कि डिस्ट्रस्ट के कारण क्या क्या है। पहला आता है फिगर्स कैन बी इजिली बिलीव्ड, कि कोई भी फिगर जो होते हैं हमें वो जल्दी समझ में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि हम उन पर क्वालिटी के हिसाब से एक सिस्टम है, अगर आपके घर में फंक्शन हो और आपके घर पे 10 मेहमान आने वाले हों, बेशक उनकी खुराक बहुत कम है, लेकिन वो 10 नंबर सुन करके ही हम खाना हमेशा ज़्यादा बना लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि उनकी खुराक कम है या ज़्यादा है, वो कितना खाएंगे ये डिपेंड नहीं करता। हम सोचते हैं 10 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें खाना ज़्यादा बनाना है, तो हम फिगर्स पर जल्दी बिलीव करते हैं ना कि क्वालिटीज़ पर। नेक्स्ट आता है कंट्राडिक्शन बिटवीन द फैक्ट एंड फिगर्स, यानी कि जो फैक्ट होते हैं और जो फिगर्स होती हैं उनकी दोनों कई बार अलग अलग होती है। सपोज कहीं पर बाढ़ आई और उसमें अगर पूरा गांव तबाह हो गया तो भी कहा जाता है कि सिर्फ 2 या 4 लोग मरे हैं। सोचो जहां पर पूरा का पूरा गांव तबाह हुआ हो, क्या वहां पर सिर्फ 2 या 3 लोग मरेंगे? फैक्ट कुछ और होता है, फिगर्स कुछ और होती हैं। तो इसीलिए लोग बाग कई बार उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज मीन्स हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, जानकारी कम होती है, और इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये भी कह सकते हैं, मान करके चलिए कि 2 न्यूज़ चैनल हैं, एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और एक गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है वो सिर्फ गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करेगा, और जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं है वो उनकी कमियों को ही दिखाएगा। तो इसी तरह से जो ऑडियंस गवर्नमेंट के फेवर की होगी वो गवर्नमेंट के अच्छे कामों को ही देखेगी, और जो उनके अगेंस्ट होगी वो बेकार चैनल को ही देखेगी, यानी कि उनके डिसएडवांटेज को ही देखना प्रेफर करेगी। इसलिए ये होता है लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट आता है सजेशंस फॉर रिमूवल, कि हम कॉजेज को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है नीड ऑफ कॉशन। नीड ऑफ कॉशन का मतलब कि जो भी आप डेटा ले रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए, अगर वो इनकरेक्ट होंगे तो फिर आप उस पर बिलीव नहीं कर पाओगे। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल फिर वही आता है कि अगर आप किसी चैनल को देखते हो, किसी पर्टिकुलर अगर आप XYZ चैनल को देखते हो तो वही कहता है कि कोविड की वजह से इतने लोग मरे। अगर वहीं पर आप ABC को देखते हो तो वो नंबर ऑफ मरने वाले पेशेंट के का कुछ और नंबर बताता है, अगर आप 1 2 3 को देखते हो तो कुछ और नंबर बताता है। तो आप तीनों में से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा चैनल सही बोल रहा है। तो यही होता है नीड ऑफ क्वेश्चन, कि अगर आप फिगर्स ले रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट लो। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट का यहाँ पर एक मतलब निकल करके आता है कि जो भी डेटा को कलेक्ट कर रहा है वो बायस्ड ना हो। अगर मुझे किसी की कमी दिखानी है तो ये ना हो कि मैं सिर्फ उसकी कमियों को ही कलेक्ट करूंगा, ना कि उसकी अच्छाइयों को, और अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं सिर्फ उसकी अच्छी चीज़ों को ही कलेक्ट करूंगा, ना कि उसकी कमियों को। तो फिर जो भी सेल्फ रिस्ट्रेंट करते हैं, यानी कि जो भी डेटा कलेक्ट करता है, जो भी डेटा एनालिसिस होता है, वो हमेशा बायस्ड ना हो किसी चीज़ को भी लेकर के, वो दोनों ही उसके प्रोज और कॉन्स दोनों को बराबर दिखाए। नेक्स्ट स्टैटिक्स मस्ट बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, और स्टैटिक्स की जानकारी हमेशा एक एक्सपर्ट के थ्रू देनी चाहिए, ना कि कोई भी आकर के उस स्टैटिक्स को जानकारी दे करके चला जाए। इसी के साथ
हमारी बिजनेस स्टडीज़ का पहला टॉपिक आज खत्म होता है। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।